बार की बात है, एक जंगल में खतरनाक आदमखोर भेड़िया रहता था जो लोगों को मारकर खा जाता था। वो आधा इंसान और आधा भेड़िया था। रात में तो वो शिकार पर निकलता था, लोगों का मांस खाता था। वहीं वो दिन में आम इंसानों की तरह घूमता था, आम लोगों में घुलता मिलता था। अरे भैया, आज तो आते आते रात हो गई। इस जंगल में तो खतरनाक जानवर भी रहते हैं। बस आज सही सलामत पहुंच जाओ। अरे, ये कैसी आवाज थी? आह! पेट भर गया। अब आराम से सोता हूँ। बेटा अनमोल, देखना कोई दरवाजे पर है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। आपके घर के पास वाले जंगल में हमें एक लाश मिली है जिसे एक जानवर ने खाया है। बहुत ही खतरनाक जानवर है। और आपका घर भी पास में है, तो अपना ध्यान रखिएगा और दरवाजे बंद रखिएगा। साहब, कौन सा जानवर था जिसने एक आदमी को खा लिया? अभी इसका पता नहीं चल पाया है कि किस जानवर ने ये काम किया है, लेकिन तब तक हम पता लगाएं। आप अपना ध्यान रखिएगा। आपका घर इस जंगल के सबसे पास में है, इसीलिए आपको मैं बताने आया हूँ। मेरे भूख का टाइम हो गया है। मुझे भूख लगी है। इंसानी मांस खाना है मुझे। आज की पार्टी तो बहुत ही अच्छी थी, मज़ा ही आ गया। हाँ, तुमने बिल्कुल सही कहा। और तुमने देखा उस नैना को कितना इतरा रही थी? तुमने कुछ सुना? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि दूसरे रास्ते से चलते हैं, ये सुनसान इलाका है और यहाँ पर जानवर रहते हैं। लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी, बोला यहाँ से जल्दी पहुँचेंगे। मुझे तो बहुत डर लग रहा है, ये कैसी आवाज़ें आ रही हैं? अरे भागो यहाँ से, क्या चीज़ है ये? आ! बचाओ मुझे, कोई बचाओ! कोई बचाओ मुझे, क्या चीज़ है? कोई बचाओ! नहीं, कोई बचाओ, नहीं बचाओ! और भाई अनमोल, सब ठीक ठाक भाई? मैं ठीक, तुम सुनाओ। भाई, तुमने भी ये खबर सुनी है कि जंगल में एक खतरनाक जानवर आ गया है? नहीं तो। भाई, उस जंगल में से कई लोगों की आधी खाई हुई लाशें मिली हैं। बहुत ही खतरनाक जानवर है और अभी पकड़ में नहीं आया है। मैं इसलिए तुम्हें बता रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा जो घर है वो उस जंगल के काफी पास है। इसलिए अपना ध्यान रखना। और मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम वहां जंगल में क्यों रहते हो, यहीं पर क्यों नहीं बस जाते। तुम चिंता मत करो, वो जानवर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अब शिकार पर जाने का समय हो गया है। अब मैं शिकार करूंगा। अरे भाई, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक तो हो? आ, आ, आ। अरे बचाओ मुझे कोई इस जानवर से। क्या राक्षस है ये? बचाओ मुझे, कोई बचाओ। इस राक्षस से बचाओ मुझे कोई। ये क्या है? क्या चीज है ये? मुझे इंसानी मांस खाना बहुत अच्छा लगता है। मैं एक भेड़िया हूँ और इंसान भी। पर ये राज मेरा सिर्फ तुम्हारे तक रहेगा क्योंकि तुम अब मेरे शिकार बनोगे। नहीं। इस जंगल से और भी लाशें बरामद हो रही हैं, किसी जानवर की खाई हुई। जब तक हम उस जानवर को पकड़ नहीं लेते, आप लोग चौकन्ने रहना। शाम होते ही अपने खिड़की दरवाजे बंद रखना। जी बिल्कुल। ठीक है माँ, चलो अब मैं ऑफिस के लिए निकलता हूँ। बेटा, ऑफिस से जल्दी आ जाना समय से। पता है ना पुलिस वाले ने क्या बोला है? बिल्कुल माँ, आप परेशान मत हो बिल्कुल भी। पहले कभी आपको यहाँ नहीं देखा, आप क्या नए आए हैं? हाँ भाई साहब, अभी अभी नया आया हूँ। हमेशा से मेरा ऐसी वादियों में हरी भरे जंगल में रहने का बहुत मन था। आज वो सपना जाके पूरा हुआ है। मैंने भी इसीलिए यहाँ पर घर बनाया है, क्योंकि इतने हरे भरे जंगल में रहना मुझे भी पसंद है। चलो अच्छा है, यहाँ सिर्फ हम अकेले थे और अब आप आ गए हैं तो हमारे लिए भी अच्छा हो गया है। आइए, चलिए अंदर, मेरे साथ लंच कर लीजिए। वैसे भी अकेला था, अब आपका साथ मिल जाएगा।
मुझे माफ़ करना, अभी तो मुझे बहुत ज़रूरी काम है, लेकिन पक्का डिनर मैं आपके साथ ही करूँगा। चलो फिर रात को मिलते हैं। आप खाना खुद बनाते हैं, यकीन ही नहीं होता, बहुत ही स्वादिष्ट था। हमेशा से खुद ही बनाता हूँ तो आदत हो गई है बनाने की। ठीक है, मैं चलता हूँ, बहुत रात हो गई। भाई ठीक हो तुम? क्या हो रहा है तुम्हें? मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? ये क्या हो रहा है? बचाओ मुझे, कोई बचाओ, ये क्या है? इस राक्षस से बचाओ। बेटा अनमोल, देखना दरवाजे पर कोई है। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी है। एक आदमी अभी अभी नया नया आपके पड़ोस में रहने आया था। इस जंगल में पहले तो आप अकेले रहते थे, लेकिन अब अभी हाल फिलहाल में वो आदमी आया था और अभी उसकी लाश मिली है उसके घर के पास। उसे जानवर ने उसे खाया है। क्या उस आदमी के बारे में आप कुछ जानते हैं? हमें तो यही नहीं पता था कि हमारे पड़ोस में कोई आदमी रहने के लिए आया है। कितना समय हो गया है, आप लोग उस जानवर को पकड़ क्यों नहीं लेते हैं? अब तक वो कितने ही लोगों को मार चुका है, खा चुका है। हम लोगों ने पूरा जंगल छान मारा, लेकिन उसका कोई नामो निशान नहीं। हमें उसके छिपने की जगह ही नहीं पता है और ये नहीं पता चलता कब आता है कब जाता है, कहाँ से आता है कहाँ से कहाँ चला जाता है। हमारी कोशिश जारी है, हम उसे ढूंढकर ही दम लेंगे। उसने कितने लोगों को मार डाला है। दोस्तों, अगर आप पूरी कहानी सुनना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं पूरा एपिसोड बनाऊं, तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए रेड आइकन को क्लिक करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ 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 इसे लाइक तो ज़रूर करें। गुड़गांव के सैफरन बीपीओ सेंटर पर एक लड़की काम किया करती थी। महीनों तक उसने काम किया, महीनों तक हज़ारों फ़ोन कॉल्स उसने उठाए। लेकिन कुछ महीनों बाद एक सच्चाई उस लड़की के सामने आती है, जिसे सुनकर एक दोस्त को दिल का दौरा पड़ जाता है और 2 दिन दोस्त ऐसे होते हैं जिनकी दिमागी हालत ख़राब हो जाती है। ये जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं, एक सच्ची घटना है, जिस घटना के बारे में गुड़गांव के सभी लोगों को पता है और वो इस जानकारी से वाकिफ़ हैं। गुड़गांव राजधानी दिल्ली से सटा हुआ एक इलाका है। 80 के दशक में यहाँ पर कुछ भी नहीं था। रात के समय में तो ये इलाका एकदम सुनसान हो जाया करता था। गुड़गांव राजधानी के समीप था, तो इसीलिए यहाँ पे डेवलपमेंट बड़ी तेज़ी से हुआ। क्योंकि राजधानी के आसपास के सभी इलाके बड़ी तेज़ी से डेवलप हो रहे थे, तो ये मौका गुड़गांव को भी दिया गया। यहाँ के लोगों की तो किस्मत ही चमक गई, उनकी ज़मीनें बड़े ऊंचे ऊंचे दामों में बिकी। गुड़गांव के लोगों की तो काया ही पलट हो गई। जिन लोगों के पास पुश्तैनी ज़मीनें थी, उनके दाम सोने के भाव के हो गए। पर जब 80 के दशक में गुरुग्राम को बसाने का काम शुरू हुआ, तो कई अनहोनी घटनाएं घटी। वहाँ खुदाई के समय गड़े हुए बहुत ही पुराने पुराने कंकाल मिले और शुरुआत के समय में जो कुछ लोग ही रहने वहाँ गए थे, 4-5 घर होते थे दूर दूर, तो उन लोगों को रात में बड़ी अजीब अजीब सी डरावनी आवाज़ें सुनाई देती थी। और एक बार तो एक फैमिली ने बनारस से एक बाबा को बुलाया और उनसे बताया कि यहाँ पर रात को बड़ी अजीब अजीब आवाज़ें आती हैं। और बाबा भी वहाँ आकर रुके और उन्होंने कहा कि मैं यहाँ रुककर एक बार देखूँगा जो भी भूत प्रेत साया जो भी है और उसका इलाज करूँगा। पर एक दिन बाबा की तबीयत बिगड़ गई और वो वहाँ से चीखते चिल्लाते ये कहकर भागे, यहाँ पर एक महिला का साया है, तुम्हारी शादीशुदा ज़िंदगी को वो बर्बाद कर देगी। और वो ये कहकर बदहवास वहाँ से भाग गए। धीरे धीरे लोग वहाँ पर आकर रहने लगे, पर ये कहानियाँ भी धीरे धीरे पनपने लगी कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। और ये सारी चीज़ें चलती रहीं और गुड़गांव की आबादी बढ़ती रही। जब यहाँ पर इन कहानियों की बाढ़ आने लगी, तो बाहर से रिसर्च टीम भी आई यहाँ रिसर्च करने की ऐसा क्या है यहाँ पर जो यहाँ पर ऐसी घटनाएं घटित होती। रिसर्च टीम ने पता लगाया कि जब मुग़लों का शासन था, तो उस समय चंबल जैसे इलाकों में चोर और डकैत रहा करते थे और वो आते जाते राहगीरों और व्यापारियों को लूटा करते थे और फिर उन्हें मार दिया करते थे और उन्हें मारने के बाद दफना दिया जाता था। इसलिए जब गुड़गांव बसना शुरू हुआ, तो खुदाई के समय वहाँ पर बहुत ही कंकाल मिले। खैर, अब गुड़गांव गुरुग्राम हो गया
और कोई भी ऐसी मल्टीनेशनल कंपनी नहीं जिसका दफ्तर यहाँ ना हो। और अब तो गुरुग्राम में एक से बढ़कर एक घर बने हुए हैं। यहाँ की ज़मीन की कीमत अब तो दिल्ली से भी ज़्यादा है। कई मल्टीनेशनल कंपनियों के दफ्तर यहाँ बने और ऐसे ही एक बीपीओ का दफ्तर भी बना। गुरुग्राम में एक जगह है उद्योग विहार। यहीं पर एक सेफ्रॉन नाम का बीपीओ सेंटर खुला। वहाँ पर कई एम्प्लॉयज़ काम किया करते थे और कुछ एम्प्लॉयज़ ऐसे भी थे जो बाहर के थे। तो जो लोग वहाँ नौकरी कर रहे थे और बाहर से आए थे, वो लोग भी आसपास ही कंपनी के किराए के मकान में रहा करते थे। ये बात है साल 2005 की। इसी कंपनी में एक लड़की नौकरी किया करती थी। उसका नाम था रोज़। उम्र थी 26-27 साल। वो कई महीनों से इस बीपीओ सेंटर में काम कर रही थी। वो एक ईमानदार, सीरियस और होनहार एम्प्लॉय थी इस कंपनी की। रोज़ अपनी पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम किया करती थी। उस बीपीओ में उसका काम था फ़ोन कॉल्स रिसीव करना, सामने जो भी कस्टमर की परेशानी है, जो भी इशू है उसे सुनना और उसके इशू को आगे बढ़ाना। उसकी टीम लीडर भी उसके काम से बेहद खुश थी और उसके काम का ये नतीजा था कि वो कई महीनों तक एम्प्लॉय ऑफ द मंथ बनी। एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का मतलब था कि वो अपनी टीम लीडर के साथ साथ एचआर की नज़र में भी आई और उसके दोस्त भी बने। काफ़ी दोस्त भी थे उसके। सब काम ठीक से चल रहा था, सब बढ़िया चल रहा था। 2005 की ये बात है। एक दिन रोज़ कॉल सेंटर में एक फ़ोन कॉल उठाती है। वहाँ ऑफिस में वो डेली ही हज़ारों फ़ोन कॉल्स उठाती थी। उस दिन भी उसने फ़ोन कॉल उठाया और सामने कोई कस्टमर था जो अपना इशू उसे बता रहा था। रोज़ उस कस्टमर के साथ जिसका फ़ोन आया था बात करना शुरू करती है। आमतौर पर ऐसे फ़ोन कॉल्स का ड्यूरेशन ज़्यादा से ज़्यादा 5 मिनट का होता है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि कॉल सेंटर पर बस इतनी सी ही बात होती है। पर उस दिन जब रोज़ फ़ोन उठाती है तो इत्तेफाक से ये बातचीत बहुत लंबी खिंचती जाती है, कम से कम 1 घंटा। टीम लीडर भी उसे ध्यान से देख रही थी और उसके आसपास ही थी और देख रही थी वो कब से एक ही कस्टमर से बात किए जा रही है। और टीम लीडर को लगा हो सकता है कि कुछ गंभीर ही मसला है, तो इसलिए उसने भी रोज़ को टोका नहीं। पर 1 घंटे बाद, उस फ़ोन कॉल के बाद, रोज़ का अचानक से रवैया ही बदल जाता है। वो गुस्से में भी होती है, परेशान भी होती है और बिना किसी को बताए वहाँ से बैग उठाकर अपने दफ्तर से निकल जाती है। उसके कोलीग उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, पर वो किसी को कुछ नहीं बताती और वहाँ से चली जाती है। और कोई ये समझ ही नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या। रोज़ की टीम लीडर जो फ़ोन कॉल के दौरान उसके आसपास घूम रही थी, उसके जाने के बाद उसके बराबर में बैठे उसके कुलीग से पूछती है कि क्या बात हुई, ऐसे क्यों गई है रोज़। तब वो बताता है कि रोज़ बस इतना बोलकर गई है कि मैं घर जा रही हूँ। टीम लीडर को रोज़ की बहुत चिंता हुई क्योंकि वो उनकी होनहार एम्प्लॉय थी। इसलिए वो उस नंबर को चेक करती है जहाँ से रोज़ को कॉल आया था। अमूमन कॉल सेंटर पर 1 घंटे तक कोई बात नहीं करता। जब टीम लीडर उस नंबर को चेक करना शुरू करती है तो उसकी तो हवा ही गुल हो जाती है। जब वो चेक करती है तब उसे पता चलता है कि 1 घंटे तक रोज़ तो बात कर रही थी लेकिन सामने से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया था। मतलब इधर से रोज़ फ़ोन पर बात कर रही थी, उधर कौन था ये पता नहीं। बिना फ़ोन कॉल आए रोज़ किससे बात कर रही थी? मतलब रोज़ बिना फ़ोन के कॉल पर बात कर रही थी। ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगा कि ये क्या है। टीम लीडर ये देखकर परेशान हो गई, पर फिर उसने सोचा कि कुछ होगा, बात आई गई हो गई। अगली सुबह रोज़ को टाइम पर दफ्तर आना था, पर वो नहीं आई। कुछ समय बीता, वो फिर भी नहीं आई। तब टीम लीडर ने बाकी कोलीग से पूछा कि क्या बात है, रोज़ क्यों नहीं आई, क्योंकि इतने महीनों में ऐसा पहली बार हुआ था। वो टाइम की पंक्चुअल थी, ईमानदारी और मेहनत से अपना काम किया करती थी, इसीलिए वो मंथ ऑफ द एम्प्लॉय भी होती थी और अपनी इसी खासियत की वजह से वो सबकी नज़रों में भी थी। पर रोज़ अगले दिन भी ऑफिस नहीं आई। फिर टीम लीडर ने सोचा कि वो उस दिन
परेशान भी थी। हो सकता है इस वजह से नहीं आई हो। रोज़ दूसरे दिन भी नहीं आती, पर टीम लीडर सोचती है चलो कोई बात नहीं, वो बहुत परेशान थी। टीम लीडर रोज़ को फ़ोन भी लगाती है। फ़ोन करती है तो रोज़ का फ़ोन स्विच ऑफ बताता है। 3-4 दिन बीत जाते हैं और जब रोज़ ऑफिस नहीं आती है तो टीम लीडर को चिंता होती है, क्योंकि ना तो रोज़ फ़ोन उठा रही होती है, ना किसी मैसेज का रिप्लाई देती है और ना ही मेल का रिप्लाई देती है। उस कंपनी में जब नाइट शिफ्ट होती थी तो कंपनी की गाड़ी ही एम्प्लॉयज़ को घर छोड़ा करती और कभी कभी रोज़ भी नाइट शिफ्ट किया करती थी और गाड़ी उसे घर तक छोड़ा करती थी। रोज़ के घर का पता किया जाता है तो पता चलता है कि उसके घर का एड्रेस गुड़गांव का ही है। इत्तेफाक से एक ड्राइवर ही था जो हर नाइट शिफ्ट में रोज़ को उसके घर छोड़ा करता था और उसे उसका घर पता था। तो उस ड्राइवर को ही ये काम सौंपा जाता है कि जाकर उसके घर में पूछ के आओ कि वो इतने दिनों से दफ्तर क्यों नहीं आ रही है। ड्राइवर जाता है रोज़ के घर, जहाँ पर वो रोज़ को कई बार छोड़ चुका है। ड्राइवर उस घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। वहाँ के मकान मालिक बाहर आते हैं। फिर ड्राइवर उनसे पूछता है कि आपके यहाँ रोज़ नाम की एक लड़की रहती है जो हमारे कंपनी में काम करती है, पर मैं ये पूछने के लिए आया हूँ कि वो इतने दिनों से दफ्तर क्यों नहीं आ रही है। ना तो वो फ़ोन उठा रही है, मैसेज का रिप्लाई कर रही है, ना ही किसी मेल का रिप्लाई कर रही है। पहले तो मकान मालिक ध्यान से ड्राइवर की तरफ देखते हैं और फिर ड्राइवर से पूछते हैं कि क्या नाम बताया आपने। तो उसने बताया रोज़। तब मकान मालिक बताते हैं कि यहाँ पर इस नाम की कोई लड़की नहीं रहती है। ड्राइवर हैरान और वो कहता है कि मैंने कई बार उन्हें इसी दरवाजे के बाहर छोड़ा है और वो इसी घर में किराए पर रहती हैं। पर मकान मालिक उसकी बात पे भरोसा नहीं करते। वो कहते हैं कि हो